कैलाश जी जब पेंशन के पैसे लाते तो उसमें से कुछ अपनी बेटियों को दे देते थे। एक दिन बेटे ने कहा कि उसकी बहनें संपत्ति में अपना हिस्सा ले चुकी हैं, इसलिए मुझे पूरी पेंशन दिया करो। जब पिता ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पिता को मार डाला और घर में ही दफना दिया और पूरी चेकबुक पर उनके अंगूठे का निशान ले लिया और वो हर महीने पेंशन निकाल लेता था। कुछ महीनों बाद बेटियों ने आकर कहा, हमारे पापा कहाँ हैं? तो भाई ने कहा, तुम ही लोग तो उनके पैसे ले जाती थीं, अब मुझे क्या पता पापा कहाँ हैं। तो बेटियां पुलिस स्टेशन चली गईं। बैंक मैनेजर और पुलिस के आने पर बेटे के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जब अंशुमन अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में बैठा था कि तभी उसके पिता वहां आ गए। अपने पिता को देखकर अंशुमन का चेहरा बिगड़ गया। कैलाश जी उसके पिता थे, लेकिन कुछ दिनों से उनके बीच झगड़ा चल रहा था। अंशुमन उनसे अपनी बेटियों को पेंशन के पैसे देने से मना करता था। वो एक रिटायर्ड हेड मास्टर थे, उनकी पेंशन अच्छी थी। वो अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा अपनी बेटियों में बांट देते थे और बाकी अंशुमन और घर पर लगा देते थे, और ये अंशुमन को मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहनों को पेंशन का एक भी रुपया मिले। उन्होंने पहले ही प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लिया था और वो चाहता था कि पेंशन सिर्फ उसकी पत्नी और उस पर खर्च हो, लेकिन कैलाश जी इस बात पर तैयार नहीं थे। इसलिए इन दिनों उनके बीच झगड़ा चल रहा था और आज उसके पिता उसके कमरे में आए थे। उसने अपने पिता को देखकर नफरत भरा चेहरा बनाया, लेकिन तुरंत उठकर बोला, क्या बात है पापा, आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? कोई काम था तो मुझे बुला लेते। वो नफरत भरे चेहरे के साथ मीठी आवाज़ में कह रहा था। वो अपने पिता से कई बार कह चुका था कि वो अपनी बेटियों को पेंशन का हिस्सा ना दें, और ये भी उसे उसकी पत्नी शेफाली ने ही सिखाया था कि अपने पिता से अच्छे से बात किया करो, एक दिन वो तुम्हारी बात ज़रूर मान जाएंगे। और अब वो वैसे ही बोल रहा था जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। अपने बेटे का प्यार देखकर कैलाश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें लगा था कि उनका बेटा उनसे नाराज़ है, पर अब उसके मुंह से प्यार भरी बातें सुनकर उन्हें भी कुछ तसल्ली हुई। बेटा, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारी बहनें थोड़ी देर में आ रही हैं। तुम्हारी बड़ी बहन ने अभी फ़ोन किया है, वो तीनों आज घर आ रही हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि तुम जाकर कुछ सामान ले आओ। शिफाली बेटा, तुम भी खाना बना लो, बच्ची आ रही हैं, कुछ अच्छा सा बना लेना। उन्होंने 2,500 रुपये अपनी जेब से निकालते हुए अंशुमन के हाथ पर रखे तो वह हैरान रह गया। वो 2,500 रुपये सामान लाने के लिए दे रहे थे और कह भी रहे थे कि खाना अच्छा होना चाहिए। अंशुमन ने पिता से रुपए ले लिए, लेकिन उसने सोच लिया कि वो इस सारे रुपए का सामान नहीं लाएगा। वो बहुत लालची इंसान था। जब से उसकी शादी हुई थी तो उसके अंदर और भी लालच आ गया था। उसे पत्नी भी लालची ही मिली थी। दो लालची जब मिलते हैं तो फिर यही हाल होता है। उसने 2,000 रुपये शिफाली को दिए और 500 रुपये लेकर मार्केट चला गया। थोड़ा बहुत सामान लिया और आधे घंटे में ही घर पहुंच गया। कैलाश जी को तो पता ही नहीं चला कि उनका बेटा 2,000 रुपये अपनी बीवी को देकर गया है। अंशुमन सारा सामान लाकर किचन में रख चुका था। 500 में भी अच्छी खासी चीज़ें आ गई थीं। कैलाश जी को कुछ पता ही नहीं चला था। वो अपने कमरे में बैठे बेटियों का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें अपनी बेटियां बहुत प्यारी थीं। बेटा भी प्यारा लगता था, लेकिन बेटियों से ज़्यादा प्यार था। इसीलिए वो उन्हें अपने घर खाने पर बुलाते थे। जब उनकी पेंशन आती तो वो बेटियों को बुला लेते, उन्हें पैसे भी देते और उस सबका मिलना जुलना भी हो जाता था। उनकी पत्नी तो अब इस दुनिया में रही नहीं थी, तो उन्हें ही बेटियों का ख्याल रखना था। लेकिन उनका बेटा बहनों के साथ बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं करता था और हर समय ही यही रट लगाए रखता था कि वो आपका सब कुछ खाए जा रही हैं, जबकि सब कुछ तो अंशुमन के पास ही था। घर ज़मीनें सब अंशुमन के नाम ही थी, थोड़ी बहुत ही बहनों को दी गई थी और उसे इस पर भी आपत्ति थी। और अब जबकि वो कुछ नहीं कर सकता था तो वो पेंशन के पीछे पड़ गया था कि उन्हें पेंशन से रुपये ना दिए जाए। लेकिन कैलाश जी ने उसकी ये बात नहीं मानी थी और कहा था कि बेटियां भी मेरी पेंशन पर अधिकार रखती हैं, ये मेरे पैसे हैं, मैं जिसे भी चाहे दूं। और आज तक ये बात अंशुमन के दिमाग से नहीं उतरी थी, इसलिए उसकी बहनों से नहीं बनती थी। अब भी उसका मूड ख़राब था। वो किचन में अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। शिफाली खाना बनाने में लगी हुई थी और उसे समझा भी रही थी कि अंशुमन, बहनों के साथ मूड अच्छा रखा करें। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके फेवर में आपके पापा से बात करें तो आपको यही करना होगा। कभी कभी अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, लेकिन हमें सीधी उंगली से ही घी निकालने का इंतज़ार करना होगा। हम उनके सामने बुरे नहीं बनेंगे, अच्छे बनकर ही काम निकालेंगे। उसकी पत्नी उसे समझा रही थी और वो भी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था।
उसकी पत्नी उससे ज़्यादा चालाक थी, हर समय ही कहती रहती थी कि प्यार मोहब्बत से ही सब कुछ लूट लो, ज़्यादा चीखने चिल्लाने लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला। और उसका फ़ायदा आज तक अंशुमन देखता आया था। जब भी वो अपने पापा से प्यार से बात करता तो वो उसे एक्स्ट्रा में भी कुछ रुपए दे देते थे, लेकिन जब वो उनसे लड़ाई झगड़ा करता तो वो उससे कहते कि तुम मेरे बेटे ही नहीं हो, आगे से मुझसे बात ना करना। अंशुमन को समझ आ गई थी कि अब उसे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। उसने सोच लिया था कि आज जब उसकी बहनें आएंगी तो वह उनसे मुस्कुराकर बात करेगा और फिर बातों ही बातों में ये भी सुना देगा कि नौकरी से उसके घर के खर्चे नहीं चल पा रहे। वो जॉब तो अच्छी कर रहा था, लेकिन फिर भी उसका लालच ख़त्म नहीं हो रहा था। और अब वो यही सोच चुका था कि वो बहनों को यही सुनाएगा कि उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। और फिर दोपहर को उसकी बहनें भी आ गईं। शेफाली ने अच्छा सा खाना बनाया था और सारी फैमिली ने मिल बैठकर दोपहर का खाना खाया। उसकी तीनों बहनें अपने बच्चों के साथ ही आई थीं। कैलाश जी बेटियों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और अंशुमन को जलन हो रही थी। जब कैलाश जी खाना खाकर कुछ देर को घर से बाहर गए तो उसने मौका देखकर बहनों के सामने अपने दुख छेड़ दिए। वो उन्हें बता रहा था कि उसके खर्चे पूरे नहीं होते। वो भी उसकी बातें सुन रही थी और कह रही थी कि भाई हम पापा से बात करेंगे कि वो पेंशन के सारे रुपए तुम्हें दे दिया करें। दो बहनें बोल रही थीं, लेकिन एक चुपचाप बैठी थी। उसका पति ज़्यादा नहीं कमाता था, उसकी शादी गरीब परिवार में हुई थी, इसलिए वो बेचारी चुप बैठी थी। पापा के दिए गए पैसों से उसका घर चल रहा था, तो वो क्या ही कह सकती थी। भाई की बातें सुनकर वो गुमसुम बैठी थी। न ही वो कुछ बोल सकती थी और न ही चुप रह सकती थी, इसलिए मुंह दूसरी ओर फेर लिया। उसे बुरा लग रहा था कि दो बहनें तो कह रही हैं कि हम पेंशन के पैसे नहीं लेंगे, तो मैं क्यों नहीं कह रही, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं पाई, क्योंकि जिसे पैसों की ज़रूरत होती है वो क्या ही कर सकता है। अंशुमन को भी वो बहन खटक रही थी कि आखिर वो उसका साथ क्यों नहीं दे रही। वो दो बहनें ये तो नहीं कह रही थीं कि हमें कुछ ना दिया करे, वो बस ये कह रही थीं कि ज़्यादा पैसे तुम पापा से ले लिया करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अंशुमन को समझ आने लगा था कि धीरे धीरे उसकी बहनें पेंशन के पैसे लेना छोड़ देंगी। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि वहीं पर कैलाश जी भी आ गए और बेटे की मुँह से ये भी बात भी सुन ली थी। वो बहनों से कह रहा था कि तुम खुद ही पापा से बात करना कि वो मुझे ज़्यादा रुपए दिया करें, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। कैलाश जी ने ये बात सुन ली थी और गुस्से में बेटे को झड़क दिया था। बहनों के सामने डांट खाकर अंशुमन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था कि वो बहनों के सामने उसे कैसे बातें सुना सकते हैं। बेटियां भी बाप को रोक रही थीं कि पापा भाई पर गुस्सा न करें, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती, आप सारे रुपए इसे ही दे दिया करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कैलाश जी को बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने बेटे को बहुत बातें सुनाई और अंत में कहा कि तुम तो न जाने किस पर चले गए हो जो इतना लालच करते हो। अब मुझसे बात भी मत करना और न ही दोबारा मुझे बेटियों को पेंशन के पैसे देने से रोकना। ये मेरी बेटियां हैं, इनका भी मुझ पर तुम्हारे बराबर अधिकार है। जो रुपए मैं तुम्हें देता हूँ, अगर उतने रुपए में तुम्हारा गुजारा होता है तो ठीक है, वरना मैं ये पैसे भी देना बंद कर दूंगा। कैलाश जी तो सचमुच में ही गुस्से में आ गए थे और बातें सुनाने के बाद अपने कमरे में चले गए। तो तीनों बेटियां भी उनके कमरे में पहुंच गईं ताकि उनका गुस्सा ठंडा कर सकें। लेकिन अंशुमन ने समझा कि वो उन्हें भड़काने के लिए गई हैं और उसे भी बाप पर गुस्सा आ रहा था। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि बहनों को अभी घर से निकाल दे, उन्हीं के कारण ये सब हुआ था। वो कमरे में गया तो शेफाली भी उसी का इंतज़ार कर रही थी। वो खिड़की से सारी बातें सुन चुकी थी और अब उससे कह रही थी कि देख लिया आपने पापा का गुस्सा। अंशुमन शेफाली पर ही चिल्लाने लगा कि तुम ही हर समय कहती हो कि प्यार मोहब्बत से बात करो, अब देख लिया तुमने प्यार से बात करने का नतीजा। पापा कह रहे हैं कि वो मुझे पेंशन के पैसे ही नहीं देंगे। वो जानता था कि गुस्से में कह कर गए हैं, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर ये कहे जा रहा था। और फिर आखिरकार शाम को उसकी बहनें चली गईं। उसकी पत्नी ने कैलाश जी को खाना दे दिया था। अंशुमन पत्नी को रोक रहा था कि अपनी बेटियों के घर जाकर ही खाएं, मैं इन्हें क्यों खाना दूं, जबकि उन्हीं की पेंशन से घर का राशन आता था। मगर वो बहुत गुस्से में था, इसलिए ही अनाप शनाप बोले जा रहा था। रात का समय था। वो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बैठे ये प्लानिंग कर रहे थे कि अब इस परेशानी का क्या हल निकाला जाए। और फिर उनके दिमाग में एक बहुत ही घटिया योजना आई और उन्होंने सोच लिया कि वो बहुत जल्द ऐसा ही करेंगे। अंशुमन ने पत्नी से कहा कि वो कल ही जाकर जहर लेकर आएगा, वो पापा के खाने में मिला दे और फिर सारी जायदाद सारी पेंशन उन्हें मिल जाएगी।
उन्होंने सोच लिया था कि उसकी बहनें तो सिर्फ पापा के बुलाने पर ही आती हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा और वो उन्हें घर नहीं आने देगा और न ही पापा से मिलने देगा, तो किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि वो मर चुके हैं। अगले दिन वो जहर ले आया। उसकी पत्नी ने ससुर के खाने में वो जहर मिला दिया। खाने में जहर मिलाते टाइम उन दोनों के हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे थे। अंशुमन भी घर पर ही था, उसने ही कैलाश जी को खाना दिया था और फिर वो अपने कमरे में आ गया। कैलाश जी खाना खा रहे थे, खिड़की खुली हुई थी। वो दोनों खिड़की से देख रहे थे कि वो खाना खा रहे हैं और फिर वो दो ढाई घंटे बाद जब उनके कमरे में गए तो वो बिस्तर पर औंधे मुंह गिरे पड़े थे और मुंह से झाग निकल रहा था। कैलाश जी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, वो अपने बेटे के हाथों ही मारे गए थे और वो भी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पैसों के कारण। अब भी अंशुमन और उसकी पत्नी को कोई अफसोस नहीं था। घर का दरवाज़ा वैसे ही बंद था, कोई नहीं आ सकता था, लेकिन अब उन्हें रात का इंतज़ार था। उन्होंने सोचा था कि रात को ही वो अपने आंगन में कैलाश जी को गाड़ देंगे और आखिरकार रात भी हो गई। अंशुमन ने पिता के लिए खुद ही गड्ढा खोदा था। आंगन के बीचों बीच उसने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और फिर उसमें कैलाश जी को लिटा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने से पहले उसने चेकबुक पर कैलाश जी के अंगूठे के निशान लगा लिए थे। सारी चेकबुक पर अंगूठे लग चुके थे। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब हर महीने सारी पेंशन उसे ही मिलेगी। उसकी पत्नी भी खुश थी और फिर यही हुआ। किसी को भी पता ना चला कि कैलाश जी जिंदगी की लड़ाई हार चुके हैं। जब महीना ख़त्म हुआ तो वो चेकबुक से एक चेक निकाल कर बैंक पहुंच गया और जब 1.5 लाख रुपए निकलवा कर आया तो दोनों लालची पति पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इस महीने से पेंशन भी बढ़ गई थी। पहले 1,10,000 थी, अब से 1.5 लाख मिलना था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब सारे के सारे पैसे उन्हीं के थे। उन्होंने बहनों को 1 रुपया भी नहीं दिया था और ना ही उसकी बहनें घर आई थीं। वो कैलाश जी के बुलाने पर ही आती थीं। 2 महीने गुजर गए और वो ना आई क्योंकि पापा ने बुलाया ही नहीं था। 2 महीने बाद तीनों बहनों ने आपस में बात की कि शायद पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उनके पास जाना चाहिए। ना ही उन्होंने कोई कॉल की और ना ही हमारी जानकारी ली। बहनों ने आपस में बात की और वो दोपहर को ही भाई के घर पहुंच गईं। वहां पर पापा को ना पाकर वो बहुत परेशान हो गई और अंशुमन से पूछने लगी कि पापा कहाँ हैं। यही मौका देखकर अंशुमन ने सारा दोष उन पर ही डाल दिया और कहा कि तुम्हें लोग पापा के पैसे खाती रही हो, मुझे क्या मालूम पापा कहाँ हैं, तुम लोगों को ही मालूम होगा। वो तुम्हें पैसे देते थे तो तुम्हें बताकर गए होंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब अंशुमन ने बहनों से ये कहा तो उन्होंने सर पकड़ लिया। आखिर कैलाश जी कहाँ जा सकते थे, वो तो बेटे के पास ही रहते थे। उन्होंने लाख पूछा लेकिन अंशुमन ने कुछ न कहा। बहनें रोते धोते घर से चली गईं। हर कोई अपने अपने घर चला गया। बड़ी बहन ने घर जाते साथ ही अपने पति से इस बारे में बात की तो वो पत्नी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। दूसरी दोनों बहनें भी अपनी पतियों के साथ पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई थीं। तीनों बेटियां और तीनों दामाद मिलकर अपने ससुर की खोज लगा रहे थे। उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर यही कहा कि भाई कह रहा है कि उसे कैलाश जी के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पापा एक रिटायर्ड हेडमास्टर थे और उनकी हर महीने पेंशन भी आती थी। पुलिस जो कि हर समय ही ऐसे केस देखती रहती थी, तो उन्होंने ये केस भी बड़ी जल्दी हल कर लिया। वो उसी बैंक में गए जहाँ पर कैलाश जी की पेंशन आती थी और वहीं से मैनेजर को लेकर अंशुमन के घर पहुँच गए। शाम का समय था। अंशुमन और शेफाली कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। वो अभी शॉपिंग करके वापस आए थे। शेफाली ने 20-25 हज़ार की शॉपिंग की थी। उनके तो वारे न्यारे हो गए थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, जिसे सुनते ही अंशुमन कमरे से बाहर निकल आया और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। बाहर उसकी तीनों बहनें पुलिस और बैंक मैनेजर के साथ खड़ी थीं। अंशुमन का गला सूखने लगा। वो तुरंत वहाँ से भागने लगा क्योंकि वो डर गया था, मगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे थाने ले जाया गया। उसकी पत्नी को भी ले जाया गया था। उसकी बहनों ने पुलिस से कह दिया था कि चाहे कुछ भी करें, लेकिन इससे ये पता करें कि इसने हमारे पापा के साथ क्या किया है। कैलाश जी अंशुमन के भी पापा थे, लेकिन अब उसकी बहनें उसे अपना भाई तक नहीं समझ रही थीं। 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने उसको ऐसी मार मारी कि उसने सब कुछ उगल दिया। उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी और वो अभी पूरे 20 साल तक उसे जेल में रहना था। उसकी पत्नी को भी 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी क्योंकि अंशुमन ने अपने मुंह से ये स्वीकार किया था कि उसने अपने बाप को जहर दिया था। जैसे ही उसकी बहनों तक ये खबर पहुंची तो उनकी दुनिया ही लूट गई। उनके पापा इस दुनिया में नहीं रहे थे और वो उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। समय बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता गया और आखिरकार
5 साल का समय बीत गया। उसकी पत्नी ने जेल से बाहर आ निकलते ही कुछ दिनों बाद अंशुमन से तलाक ले ली। उसने अंशुमन से घर अपने नाम पहले ही करवा लिया था, यानी कि अब अंशुमन का घर भी उसका था। कुछ दिन के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। वो अब अपने नए पति के साथ अंशुमन के घर में ही रहती थी। वो एक लालची औरत थी जिसने मौका पाते ही अंशुमन को डस लिया था। ज़्यादातर गलती अंशुमन की ही थी। वही पत्नी की बातों में आ गया था और अब अपने पिता का हत्यारा बन बैठा था। वो सारा दिन जेल की दीवारों से सर मार मार कर रोता रहता था। उसे अपने बाप का चेहरा दिखाई देता था, बहनों की बद्दुआएं याद आती थीं, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जो होना था हो चुका था, सिवाय सज़ा के उसे और कुछ भी नहीं मिला था। एक तो वो एक हत्यारा था और वो भी अपने पिता का हत्यारा। उसकी सज़ा की शुरुआत हो चुकी थी, जो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होनी थी। सच ही कहते हैं कि हर पाप की एक न एक दिन सज़ा ज़रूर मिलती है। पहले वो अपने बाप को धमकियाँ देता था कि वो उन्हें घर से निकाल देगा, और फिर उसने अपने पिता की हत्या ही कर दी थी। पिता की हत्या के बाद वो भी ज़्यादा समय खुश नहीं रह पाया था और अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी सज़ा ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।